हेलो यार, आप सभी को वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज जो है हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि फर्स्ट एडर क्या होता है। मतलब फर्स्ट एडर मतलब क्या होता है, प्राथमिक सहायता देने वाला। एक होता है फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड का मतलब हो गया कि प्राथमिक सहायता, ठीक है। और एडर का मतलब हो गया, फर्स्ट एडर का मतलब हो गया कि प्राथमिक सहायता करने वाला या प्राथमिक सहायता देने वाला, ठीक है ना। तो यही है, या प्राथमिक सहायक, ठीक है ना। प्राथमिक या प्रथम सहायक किसे कहते हैं, प्राथमिक सहायक की जिम्मेदारियां क्या क्या है, ठीक है ना। प्राथमिक सहायता देने वाले का क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, या प्राथमिक सहायक किसे कहते हैं, फर्स्ट एडर के बारे में देखने वाला है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप सभी से 5 नंबर में पूछता है कि प्राथमिक सहायक कौन होते हैं, क्या जिम्मेदारी है, या फर्स्ट एडर कौन होते हैं, बताइए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न भी लेकर आए हैं डायरिया के ऊपर, और तीसरा प्रश्न यूरिन इनकॉन्सिस्टेंस और यूरिन रिटेंशन के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एडर कौन होता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एडर वो होता है जिसको फर्स्ट एड के बारे में हल्का फल्का नॉलेज हो, जो जानता हो कि जो है फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, ठीक है ना। जो एकदम मतलब परिपूर्ण नहीं हो, लेकिन हल्का फल्का जानता हो फर्स्ट एड के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, उपचार के बारे में, ठीक है ना। बाकी चलिए देखिए, प्रथम सहायक यानी फर्स्ट एडर वह व्यक्ति होता है जिसे प्राथमिक सहायता की विधियों की पूर्ण जानकारी होती है, ठीक है। देखिए प्रथम सहायक फर्स्ट एडर, अब जैसे कि ये कोई व्यक्ति रोड पे घायल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उससे जो है तुरंत आवश्यकता है कोई चीज़ का, तो बहुत सारे लोग रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग को देखते हैं, बहुत सारे लोग में से रोड पर मैं जा रहा है आ रहा है, लेकिन उसको जो है बचाता कम है, या जो है उसको जो है सहायता कम करता है। बहुत सारे लोग अप डाउन करते रहता है, ठीक है। और उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत क्या करते हैं, उतरते हैं और उसको मदद देने लगते हैं। तो उसको क्या है, वहाँ पर कुछ चीज़ें जानकारी होगा कि ये इस पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है, तो इसको कैसे रख रखाव, कैसे इसको जो है क्या करना है। अगर श्वास बंद हो गया है तो श्वास चालू करने के लिए CPR देंगे, चेस्ट पर प्रेशर देंगे। तो इन सारी चीज़ों को उससे पता होता है, तो उसी में से जिसको पता रहता है वो उसको मदद के लिए आगे आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कहता है कि फर्स्ट एडर वो होता है, वह व्यक्ति होता है जिसको प्रथम सहायता यानी प्राथमिक सहायता फर्स्ट एड के विधियों के बारे में, प्रोसेस के बारे में जानकारी होता हो, ठीक है ना, तथा उन्हें इस्तेमाल करना आता हो, तथा उनको जो है फर्स्ट एड के जो जो रूल्स है, जो जो नियम है जो हम पढ़ा चुके हैं, उस नियम के तहत जो है उनको इस्तेमाल करना आता हो सभी विधियों का, ठीक है ना। प्राथमिक सहायक को रोगियों तक पहुंचने, समस्या को समझने और आपात सहायता देने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है, ठीक है। जो प्राथमिक सहायक होते हैं, जो फर्स्ट एडर होते हैं, उनको जो है रोगियों तक कैसे पहुंचना है, समस्या को जो है कैसे समझना है, आपात सहायता, इमरजेंसी हेल्प कैसे देना है, इसका जो है उससे नॉलेज प्राप्त होता है, प्रशिक्षण प्राप्त होता है, ठीक है। वह बिना देरी किए रोगी को अस्पताल ले जा सकता है एवं रोगी की बहुमूल्य जीवन बचा सकता है। देखिए फर्स्ट एडर के मुश्किल से यही होता है फर्स्ट एडर कि उसको जो है सारा प्राथमिक सहायता के विधियों का बारे में पता होता है कि पेशेंट को जो है कैसे जो है पेशेंट तक पहुंचना है, कैसे जो है पेशेंट के स्थिति को समझना है, समस्या को, और कैसे जो है उससे सहायता करना है। इन सभी चीज़ों का जो है उसे प्रशिक्षण नॉलेज होता है, और वह बिना देरी किए हुए रोगी को अस्पताल तक पहुँचाता है, ले जा सकता है, और रोगी के बहुमूल्य जीवन बचाने में वह मदद कर सकता है। वही जो है फर्स्ट एडर होता है, समझ गए। चलिए तो ये तो हो गया। अब इसका क्या क्या जिम्मेदारी होगा, जो फर्स्ट एड देगा व्यक्ति, जो फर्स्ट एडर होगा, जो प्रथम सहायक बनेगा किसी भी पेशेंट के लिए, उसको जो है कौन कौन सी बातों को जिम्मेदारी है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देख लीजिए, घटना स्थल का निरीक्षण करके स्थिति का अनुमान लगाना, जी जहाँ भी घटना हुआ है, ठीक है, वहाँ का जो है निरीक्षण करके उसका अनुमान लगाए, ठीक है, कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज़ें है कि चोट या रोग की प्रकृति के विषय में पता लगाना और हालात के बारे में पता लगाना। अब कैसा पेशेंट को जो है चोट बहुत ज़्यादा गंभीर है, या चोट हल्का फल्का है, या जो है किस कारण से चोट लगा है, इन सारे चीज़ों को जो है विषय वस्तु को पता लगाना और हालात के बारे में जानना, ठीक है ना। ये सब जिम्मेदारी होता है किसको, फर्स्ट एडर को, यानी फर्स्ट एड देने वाले को। नेक्स्ट है सरल और सुरक्षित ढंग से रोगी का उपचार करना और उपयुक्त सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट जो 3 नंबर है, जो आपका पॉइंट है, उसमें कहता है कि जो फर्स्ट एडर होगा वह आसानी से और सुरक्षित ढंग से जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट करेगा और उसका उपयुक्त सहायता करेगा, ठीक है ना। ट्रीटमेंट उसको जो है कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज नहीं रहता है, बस जीवन बचाने के लिए जो है हल्का फल्का चीज़ का वो जो है ट्रीटमेंट कर सकता है। जैसे रक्तस्राव बह रहा है तो रक्तस्राव करने के लिए जो है क्या करेगा, ठीक है ना, तो पट्टी वगैरह आसपास जो है वो क्या करेगा, बांधेगा। किसी को पैर टूट चुका है कि उसको पैर को हिलाए डुलाएगा नहीं, उसको जो है आराम दिलाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो करता है हल्का फल्का, ठीक है ना।
नेक्स्ट पॉइंट है यह पता लगाना कि रोगी अचेत है या सचेत। जांच करने के बाद प्राथमिक सहायता प्रारंभ करें। यह सबसे पहले चीज़ें होती है कि सब स्थिति को पता लगा लिए कि क्यों कैसे हुआ, पेशेंट कितना ज़्यादा गंभीर है या नॉर्मल है। तो इन सारे चीज़ों को पता लगा लेने के बाद जो है देखते हैं कि पेशेंट जो है ग्रसित पेशेंट है वो जो है कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। मतलब उस सारे चीज़ों को अपने आसपास के चीज़ों को देख रहा है, सूझ रहा है उसको, या वो पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है। तो ये चीज़ों को पता करेंगे, ठीक है। फिर जो है सहायता प्रारंभ करेंगे, ठीक है। दुर्घटना स्थल पर जरूरत पड़े तो आसपास खड़े लोगों से मदद लेना, यातायात को नियंत्रण में करने को कहना एवं उचित सुरक्षित दूरी पर रखना व चिकित्सक मदद के लिए टेलीफोन करना या किसी को भेजना, ठीक है। अब जो फर्स्ट एडर होते हैं तो वो तो भाई पेशेंट के साथ में होगा, पेशेंट को बचाने के लिए कुछ करते रहेगा। तो साथ में अगर कोई और लोगों का आवश्यकता पड़ेगा तो आसपास खड़े लोगों का जो है आवश्यकता लेगा, ठीक है। साथ में वो जो है अगर रोड पर किसी को एक्सीडेंट हुआ है तो कहेगा कि भाई यातायात को थोड़ा नियंत्रित कीजिए, बोलिए कि एक्सीडेंट हुआ है, तो जो है हल्का फल्का अपना रुकेगा, उसको नियंत्रण किया जाएगा। और फिर जो है सुरक्षित तरीके से चिकित्सक को टेलीफोन किया जाएगा या जो है किसी को भेजा जाएगा डॉक्टर के लिए, समझ गए। तो ये 5वां पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, आवश्यकता अनुसार जल्दी से जल्दी आवश्यक उपचार करना, उपयुक्त ढंग से और पर्याप्त व्यवस्था करना। जैसे सबसे पहले श्वास और रक्त संचार को बहाल करना तथा रक्तस्राव को रोकना, ठीक है। जो भी फर्स्ट एडर होते हैं उनको जो है सभी काम बिना हड़बड़ाहट के जल्दी जल्दी करना पड़ता है, सभी ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट करने का जो है एक पर्याप्त व्यवस्था करना पड़ता है, ठीक है। पर्याप्त व्यवस्था में सबसे पहले पेशेंट को, जो ग्रसित पेशेंट है उसको श्वास को चेक करते हैं, रिस्पायरेटरी को चेक करते हैं, ब्रेथ को चेक करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार को चेक करते हैं कि ये 2 चीज़ पेशेंट में चल रहा है बॉडी में या नहीं, ठीक है। अगर श्वास नहीं चल रहा होगा तो इसके लिए CPR वगैरह का उपयोग करेंगे। रक्त संचार नहीं है तो जब भी श्वास खुलेगा तो रक्त संचार चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका बहाल करेंगे। अगर पेशेंट से रक्त स्राव जा रहा है तो रक्त स्राव को रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये सब फर्स्ट एडर का काम होता है, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, तो ऐसा नहीं है कि आप रट लीजिए, बस बातों को दिमाग में रखिए कि फर्स्ट एडर क्या क्या कर सकता है। अभी तक 7 पॉइंट देखे हैं, इस 6 पॉइंट देखे हैं ना, इस 6 पॉइंट को आप 10 पॉइंट में भी बनाकर लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह फिक्स है, ये पॉइंट सब फिक्स है और सब पॉइंट में जितना जितना लिखा है ये फिक्स है, उसी पॉइंट में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको दिमाग में आना चाहिए कि फर्स्ट एडर क्या कर सकता है। किसी भी पेशेंट के लिए बचाव का हर एक संभव प्रयास करेगा, और प्रयास कब करेगा, जब उसको कुछ ना कुछ आता होगा तभी ना करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आम आदमी जाकर उसको बचाने लगेगा तो और उसको परेशानी में डाल देगा, ठीक है ना, क्योंकि उल्टा पुल्टा ही काम करेगा जिसको जानकारी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। दुर्घटना स्थल पर अगर घायल रोगी एक से अधिक हो तो आवश्यकता अनुसार जिसको अधिक चिकित्सा की जरूरत है पहले उसको प्राथमिक सहायता देना, ठीक है। अगर देखते होइएगा एक्सीडेंट करता है तो 2-4 लोग एक साथ एक्सीडेंट हो जाते हैं ना। तो ऐसे में उस 2-4 में जो सबसे ज़्यादा गंभीर होगा पहले उसको जो है प्राथमिक सहायता देंगे, ठीक है। बिना देरी किए रोगी को अस्पताल या नज़दीकी डॉक्टर के पास या रोगी के घर पर भेजने की व्यवस्था करें, ठीक है। बिना किसी देरी किए हुए अगर पेशेंट अब आ गया है, थोड़ा वो सूझ रहा है सब चीज़ को, तो जो है तुरंत उसको जो है डॉक्टर के पास भेजे या नज़दीकी उसके घर है वो घर पर भेजे, ठीक है ना। इसका व्यवस्था करें, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, जब तक किसी उपयुक्त व्यक्ति को रोगी की जिम्मेदारी सौंप न दी जाए उसके साथ ही रहना। अब जो भी पेशेंट कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह हुआ है और आप उसके अगर फर्स्ट एडर बन रहे हैं, प्राथमिक सहायक बन रहे हैं, तो आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि जब तक पेशेंट को किसी घर वाले को या किसी संबंधी को न सौंपे तब तक जो है आपको उसको साथ ही रहना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा 10वां है, रोगी तथा घटना के बारे में रिकॉर्ड रखना व प्रत्यक्षदर्शियों के विषय में जानकारी रखना। ये जानकारी रखना कभी कभी बहुमूल्य साबित होती है, बाद में पुलिस जाँच एजेंसी आदि इस जानकारी की मांग कर सकते हैं। अब आप फर्स्ट एडर है तो आप सब चीज़ के बारे में जानकारी रखें हैं, क्योंकि फर्स्ट एडर का काम ही है कि घटना स्थल का जायजा लेना, ठीक है ना, जानना कि क्यों हुआ है, कौन किया है। तो इन सब चीज़ों को जानकारी बहुमूल्य है, क्योंकि बाद में जो है डॉक्टर इसका आगे काम पड़ सकता है पुलिसिया कार्रवाई में, जाँच में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे कि यदि एक बार रोगी उपचार शुरू कर दिया हो तो घटनास्थल को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कोई और योग्य व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी न संभाल ले, ठीक है। अब मानिए आप फर्स्ट एडर बन गए, उस व्यक्ति के लिए आप जो है प्राथमिक सहायक बन गए, आप उसको जो है बचा रहे हैं, तो उस हालात में आप उसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप उसको शुरू कर दिए हैं। तो आपके पास जब तक कोई वैसा ही कोई योग्य व्यक्ति नहीं आता है जो उसको संभाल सके, तब तक आपको जो है उसके साथ ही उसको संभालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब फर्स्ट एडर के काम होता है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रोगी को अस्पताल में पहुंचाकर उसके परिजनों को सूचित करना, रोगी की अवस्था के बारे में भी बताना प्रथम सहायक का कार्य होता है। ठीक है, अब अस्पताल में पहुंच गए तो उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो जो है जो भी रोगी है उससे जो भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा तो जो है उसको घर वाले को बताएंगे, और घर वाले आ जाएगा तो उसको जो है आप जो है उसके कंडीशन के बारे में बता देंगे, और बताने के बाद जो है क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, आप जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है 12 पॉइंटें हैं। अब इस 12 पॉइंटों को आप चाहें तो 20 पॉइंट में भी लिख सकते हैं। जी हाँ साथियों, 20 पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं। जितना मैं 12 पॉइंट में लिखा हूँ उतना आप इसको 20 पॉइंट में तोड़ तोड़ कर लिख सकते हो। आपके चीज़ें में, आपके दिमाग में मैटर याद रहेगा तो। ओके, चलिए, तो फर्स्ट एडर यहाँ पे हम लोग देख लिए, फर्स्ट एडर का जिम्मेदारियाँ देख लिए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे, अब देखिए कभी कभी पूछ देगा कि फर्स्ट एडर का सिद्धांत क्या है बताइए, मतलब प्राथमिक सहायक देने वाले का सिद्धांत क्या है, फिर भी यही होगा। समझ गए, कुछ भी पूछेगा फर्स्ट एडर के बारे में तो आप यही लिखिएगा। समझ गए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको बताया था कि क्वेश्चन आएगा डायरिया के ऊपर। ठीक है, देखिए डायरिया क्या होता है, डायरिया को जो है अतिसार बोला जाता है। ठीक है, अतिसार के कारण, लक्षण और नर्सिंग प्रबंध देखेंगे। ठीक है, हो सकता है डायरिया के ऊपर जो है 10 नंबर में प्रश्न पूछ दे, तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए, यह एक कब्ज के विपरीत होता है। ठीक है ना, यह एक कब्ज के विपरीत होता है। इसमें मल पतला हो जाता है, कई बार मल त्याग करते करते मरीज बहुत परेशान हो जाता है। आंतों द्वारा द्रव का अवशोषण कार्य सही ढंग से न हो पाने के कारण अतिसार या डायरिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए डायरिया जो होता है वो कब्ज के विपरीत कैसे होता है, तो कब्ज जो होता है तो उसमें जो मल होता है वह जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और वो आंत में ही फंस के रहता है, बाहर बहुत जो है नहीं निकल पाता है सही से। ठीक है ना, तो वो हो जाता है कब्ज का कंडीशन। ठीक है, लेकिन जो डायरिया होता है, अतिसार होता है, यह कब्ज के उल्टा इसलिए हो जाता है क्योंकि कब्ज में जो मल होता है वह बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाता है और वह आंत में ही रहता है। ठीक है ना, लेकिन जब डायरिया किसी को होता है तो जो है यह मल जो होता है बहुत पतला होता है, बार बार मल जाएगा, पतला मल जाएगा। ठीक है ना, और इस कंडीशन में जो है कई बार मरीज को इतना ना ज़्यादा मल पतला पतला होने, जिसको लूज मोशन कहते हैं, तो ये इतना ना ज़्यादा होता है कि पेशेंट के शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जल का कमी हो जाता है। चूँकि उसका मल पतला हो रहा है तो मल के साथ में बहुत सारा पानी निकल रहा है, शरीर से द्रव निकल रहा है, तो ये क्या करता है, तो ये जो है व्यक्ति के अंदर उत्पन्न कर देता है क्या चीज़, डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये कब होता है, तो जब हमारा इंटेस्टाइन है, जो आंत है, आंत में द्रव का अवशोषण सही ढंग से नहीं हो पाता है। ठीक है ना, द्रव का अवशोषण नहीं होगा तो डायरेक्ट मल के साथ में द्रव, जो आपका द्रव है शरीर से निकलते रहेगा, तो यही जो कंडीशन उत्पन्न होता है डायरिया का होता है। समझ गए, चलिए इसीलिए इसको जो है कब्ज के उल्टा कहा गया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, अतिसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। देखिए डायरिया के क्या क्या कारण होते हैं देख लीजिए। पहला है आंतरीय संक्रमण, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इसी को एंटेराइटिस बोलते हैं। समझ गए, देखिए आंतरीय संक्रमण जो होता है, ये अगर किसी को आंत में संक्रमण हो गया है तो उसके जो आंत होगा वो द्रव का अवशोषण सही से नहीं करेगा, और जो फिर है वो डायरेक्ट हो जाएगा, यानी जो द्रव है वो सीधा मल के रास्ते से बार बार जो है बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, यानी डायरिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट कारण है फूड पॉइजनिंग, कोई अगर भोजन ऐसे विषैला भोजन कर चुका है तो उसके कारण जो है उसका मल जो होगा क्या होगा, बार बार होगा और बिल्कुल पतला होगा। ठीक है, कुछ औषधियों के अनुषंगी प्रभाव के कारण, कुछ ऐसे दवाई लेने से उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। समझ गए, चलिए नेक्स्ट है बीरेचको का दुरुपयोग। समझ गए, यूज ऑफ कैथराइटिक्स। समझ गए, कैथराइटिक्स, कुछ ऐसे बीरेचको का उपयोग करने से, आंतों द्वारा जल का अवशोषण न होने से, कोलोन की बीमारी या ऑपरेशन, कोलोन का जो बीमारी है, कोलोन किसका भाग होता है जानते हैं, बड़ी आंत का, तो कोलोन का कोई बीमारी हुआ है, ठीक है ना, या ऑपरेशन हुआ है, तो उस कारण से आपका जो आंत है, क्योंकि बड़ी आंत ही क्या करता है, मल को बाहर निकालता है मलाशय में, तो वैसे कंडीशन में जो बड़ी आंत का जो कोलोन है उसमें किसी भी प्रकार का सर्जरी या ऑपरेशन हुआ है तो फिर जो है वो क्या करेगा कि आपके जल का अवशोषण या द्रव का अवशोषण नहीं करेगा, और जो मल निकलेगा वो द्रव और मल के साथ में निकलेगा, जिससे शरीर में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगेगा। समझ गए, नेक्स्ट है भावनात्मक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस। अब इमोशनल स्ट्रेस आपके अंदर आएगा तो इसके कारण भी जो है डायरिया हो सकता है। डायरिया मतलब मल पतला पतला होने लगेगा। समझ गए, पतला पतला मतलब सीधा कहिए लूज मोशन, और ये लूज मोशन बार बार अगर होगा तो ही डायरिया हो जाता है। समझ गए, डायरिया मीन्स कहा जाए तो डिहाइड्रेशन, शरीर से जल का निष्कासन हो मल के साथ होने लगना। ठीक है, तो ये सब जो है आपका कारण बनता है। देख लीजिए कारण कि आंतरीय संक्रमण, भोजन विषाक्तता, कुछ ऐसे औषधियों का दुरुपयोग,
दुरुपयोग, विरेचकों का दुरुपयोग, आंतों द्वारा जल का अवशोषण न हो पाना, कोलोन की बीमारी या ऑपरेशन, भावनात्मक तनाव जैसे कुछ आपके मानसिक स्ट्रेस होगा, उसके कारण जो है आपके अंदर ये सब डायरिया होने का कारण है। ठीक है, अब चलिए कारण देख लिए तो लक्षण लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जान लीजिए डायरिया का कारण, लक्षण। डायरिया क्या है, डायरिया का कारण क्यों होता है, अब होता है तो भाई इसमें कौन कौन सा लक्षण दिखाई देता है, लक्षण लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब लक्षण लिखना पड़ेगा तो उसके बाद जो है आप इसका जो है उपचार भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद नर्सिंग प्रबंध भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, सब चीज़ लिखना पड़ेगा किसी भी बीमारी के ऊपर अगर आपसे पूछ दिया तो। ठीक है ना, किसी भी बीमारी के ऊपर अगर आपसे पूछ दिया तो आपको ध्यान में ही रखना है कि ये होता क्या है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसका उपचार क्या होगा, इसका नर्सिंग प्रबंध क्या होगा। ठीक है, ये कुल 5 स्टेप आपको याद रखना है। चाहे हैजा पूछे, चाहे आपसे डायरिया पूछे, या आपसे कब्ज पूछे, या जो है आपसे कोई भी बीमारी के बारे में पूछे, ये 5 पॉइंट याद रखिएगा। क्या क्या होता, क्या है वो बीमारी, उसमें कारण क्या होगा उसका, उसमें लक्षण क्या दिखेगा। ठीक है, और उसका उपचार कैसे करेंगे, क्या दवाइयाँ हैं, क्या आप जो है सहायता होगा, और नेक्स्ट है नर्स जो है उस बीमारी में क्या क्या सहायता करेगी पेशेंट को। तो ये 5 पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, देखते हैं हम लोग डायरिया का लक्षण। तो पेट में ऐंठन होता है। ठीक है, चूँकि पेट में से पानी आपका सब निकलते रहेगा तो जो है इस कंडीशन में पेट में ऐंठन होगा, बार बार पतले दस्त होगा, बिल्कुल सही बात है। कमजोरी व थकान आएगा, चूँकि शरीर से आपका जल निष्कासन हो रहा है, द्रव निकल रहा है तो शरीर तो थकेगा ही, कमज़ोर होगा ही होगा। पानी की कमी होगा, शरीर में डिहाइड्रेशन होगा, बिल्कुल सही बातें हैं। मल क्षेत्र में जलन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि शरीर में जो है आपका जल का मात्रा काफ़ी कम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेचैनी और दुर्बलता। ठीक है ना, बेचैनी, फैटिग होगा, मितली, उल्टी, ये सब जो है हो सकता है। तो डायरिया वाले पेशेंट का हर एक चीज़ होगा, शरीर कमज़ोर, थकान, बेचैनी, दुर्बलता। ठीक है ना, मितली, उल्टी, ठीक है, डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी का कमी, ये सब जो है विभिन्न तरीका के लक्षण दिखाई देता है डायरिया वाले पेशेंट का। ठीक है ना, आप कॉमन सी चीज़ें समझिए, पेट में ऐंठन, बार बार दस्त, पतला दस्त होना, कॉमन सी चीज़ें आप समझिए कि किसी को शरीर से अगर जल निकलने लगे तो उसको क्या हो सकता है। ठीक है ना, शॉक भी लग सकता है। बहुत कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा दस्त होने लगा तो शॉक भी लग जाएगा, आघात भी लग जाएगा। और ये आघात क्या होता है समझ सकते हैं, शरीर में द्रव पदार्थों की कमी से। समझ गए, चलिए अतिसार में नर्सिंग देखभाल। देखिए यहाँ पे अब नर्सिंग देखभाल देखिए क्या क्या होगा। उपचार में मैं बता देता हूँ, उपचार में इन्फेक्शन के कारण देखें ना ऊपर में कि इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन से बचाव के लिए क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, दर्द होगा, ऐंठन होगा पेट में, लक्षण में देखें ना कि पेट में ऐंठन होगा तो दर्द से उपचार के लिए एनाल्जेसिक दवाइयाँ देंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, मतलब पेट के दर्द वगैरह के लिए तो, और इन्फेक्शन के लिए क्या होता है, दर्द के लिए एनाल्जेसिक होता है। ठीक है, उसी प्रकार से एंटी डायरियल एजेंट दवाइयाँ देंगे। ठीक है, अनेक प्रकार के, सभी बीमारी के लिए अलग अलग, लेकिन सभी बीमारी के लिए 2-3 दवाइयाँ तो फिक्स रहता है। जैसे इन्फेक्शन बचाने के लिए एंटीबायोटिक, दर्द है उस बीमारी में तो एनाल्जेसिक, बुखार हो रहा है तो एंटीपायरेटिक। समझ गए, तो ये सब जो है आपके लक्षण का भी दवाई दिया जाता है। समझ गए, चलिए अब नर्सिंग देखभाल यहाँ पे देख लेते हैं डायरिया वाले पेशेंट का। ठीक है, मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाते रहें, जैसे ORS का घोल आदि। ठीक है, मरीज को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा ORS का घोल पिलाएं, क्योंकि शरीर में उसका पानी का कमी होगा। मरीज को पानी की कमी ना होने दे, उसको जो है मरीज को बार बार जितना हो सके शरीर में द्रव, शरीर में उसको जो है पानी पिलाएं, ORS के घोल पिलाएं। ठीक है, पानी कम ना होने दे। मरीज को थोड़ा थोड़ा भोजन देते रहे, ज़्यादातर तरल आहार दे। अब इस कंडीशन में मरीज को जो है ज़्यादातर जो है लिक्विड दे, तरल दे, भोजन थोड़ा थोड़ा करके देते रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मरीज को पर्याप्त मात्रा में पोषण एवं द्रव और इलेक्ट्रोलाइट्स दे। ठीक है, मरीज को जो है पर्याप्त मात्रा में उसको जो है पोषण को बनाए रखे से, जिससे उसका शरीर कमज़ोर ना पड़े, और द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को भी बनाए रखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, चिकित्सीय आदेशानुसार एंटी डायरियल दवाएं देंगे, एंटी एस्पाज्मोडिक दवाइयाँ देते हैं। डॉक्टर के अनुसार जो है कौन सी दवाइयाँ देंगे, एंटी डायरियल देंगे और एंटी एस्पाज्मोडिक दवाइयाँ देंगे। ठीक है, चलिए मरीज को मिर्च मसाले युक्त एवं अधिक गर्म व अधिक ठंडा भोजन न दे। अब पेट के प्रॉब्लम में तो ये तो होता ही है कि मिर्च मसाला कम दे। ठीक है, अधिक गर्म और अधिक ठंडा भी खाना ना दे। ठीक है ना, साफ़ सुथरा रखे, स्वच्छ रखे। ठीक है, मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा विश्राम करने दे, चूँकि इस कंडीशन में मरीज को कमजोरी आभास होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिएगा,
मरीज को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करे, साइकोलॉजिकल सहारा दे, चूँकि आप नर्स है तो हर एक चीज़ करना पड़ेगा। मरीज को पेरिनियल देखभाल करे, पेरिनियल क्षेत्र का देखभाल करे। मरीज को पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट देते रहे लगातार, ठीक है। मरीज को बेड पेन या कमोड की सुविधा प्रदान करे, ठीक है ना। उसके बाद मरीज की त्वचा का देखभाल करते रहे, बिस्तरी देखभाल से बचाए, ठीक है ना, बिस्तरी घाव होने से बचाए। विभिन्न तरीक़ा के देखभाल आप कर सकते हैं डायरिया वाले पेशेंट के लिए एज ए नर्स। ओके, चलिए ये हो गया। अब चलिए मैं चलता हूँ यहाँ पे मूत्र अवरोधक में। अब देखिए ये जो है डायरिया वाले पेशेंट का नर्सिंग देखभाल हम तो डायरेक्ट 12 पॉइंट में लिख दिए हैं, और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपको जो है 4-5 पॉइंट फिक्स कर लेना है, ठीक है। 4-5 पॉइंट फिक्स कर लेना है। अब क्या कौन कौन से पॉइंट है ये आपको पता लगना चाहिए। जैसे डायरिया है तो डायरिया में पेशेंट को क्या क्या होगा, पेट में ऐंठन यानी दर्द होगा, तो दर्द से राहत के लिए क्या क्या करेंगे, तो पॉइंट बनाएंगे कि दर्द से राहत के लिए, ठीक है, दर्द में देखभाल, दर्द में नर्सिंग देखभाल। उसके बाद अब पोषण बनाना है तो पोषण का देखभाल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड एवं इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, फ्लूइड एवं इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना। और इसके अंदर जो है आप कैसे इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का बैलेंस करेंगे, क्या क्या चीज़ देकर, इसको जो है पॉइंट में बनाकर लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कारण हो सकता है, तो इन्फेक्शन का देखभाल में क्या क्या करेंगे तो इसके अंदर जो है लिखेंगे। तो यहाँ संक्रमण से बचाव के लिए देखभाल, ठीक है। नेक्स्ट है अन्य देखभाल, और अन्य देखभाल में जो दिमाग में आएगा लिख देंगे। तो ये जो है पॉइंट आपको बनाकर इसके अंदर में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर जो है आपसे स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं और अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे मूत्र अवरोध किसे कहते हैं, इसके कारण को लिखिए, ठीक है ना। मूत्र अवरोध मतलब रिटेंशन ऑफ यूरिन, मूत्र अवरोध। देखिएगा बहुत एक भाई जो है बार बार पूछ रहे थे कि मूत्र अवरोध रिटेंशन ऑफ यूरिन के बारे में बताइए, तो आज हम रिटेंशन भी बताएंगे और इनकॉन्सिस्टेंस भी बताएंगे मूत्र का, समझ गए, यूरिन का। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है रिटेंशन अवरोध। अवरोध मतलब क्या होता है, रुक जाना। मूत्र अवरोध से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या मरीज का मूत्राशय में रुक जाना, यानी मूत्र त्याग न कर पाना। इसमें किडनी द्वारा मूत्र का निर्माण तो होता है, रहता है, परंतु मरीज मूत्र को उत्सर्जित नहीं कर पाता है, ठीक है। देखिए रिटेंशन ऑफ यूरिन का मतलब होता है कि मूत्र का अवरोध। मूत्र का अवरोध से मतलब है कि मूत्र का रुक जाना, मूत्र का जो है मूत्राशय में ही रुक जाना, मूत्राशय से बाहर नहीं निकालना। रिटेंशन में यूरिन तो निर्माण होता रहता है किडनी से, बट जो है मूत्राशय से मूत्र जो है नहीं आता रहता है, जिसके कारण मूत्र अवरोध रिटेंशन हो जाता है, समझ गए, मूत्र त्याग व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो यही जो है आपका एक चीज़ समझिए, रिटेंशन ऑफ यूरिन जो होता है, मूत्र अवरोध जो होता है, यह किडनी में बनता है मूत्र, समझ गए, लेकिन जब किडनी में बनने के बाद जो है दोनों साइड किडनी है, किडनी में बनने के बाद जो है क्या होता है, मूत्राशय यहाँ पे है, तो ये मूत्राशय में तो आता है, लेकिन मूत्राशय से जो है क्या होता है बाहर जो है नहीं निकल पाता है, मूत्राशय में ही रुक जाता है मूत्र, समझ गए। तो ये रिटेंशन हो जाता है। ओके, समझ गए। चलिए मूत्र अवरोध के प्रमुख कारण देख लीजिए कि यह कारण क्या क्या होता है मूत्र अवरोध का। तो मूत्रीय मार्ग अवरोध, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, समझ गए ना। मूत्र जो मार्ग है उसमें किसी प्रकार के अवरोध हो जाएगा, जैसे ये आपका क्या है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है, ठीक है। अब इस मूत्र मार्ग में किसी भी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन अवरोध हो जाने से मूत्र जो है ये मूत्राशय से बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। पेशीय तान का कम होना, जो मसल स्टोन है, मस्टल जो आपका स्पर्म है उसमें जो है क्या हो जाना, तनाव में कम हो जाना, ठीक है। अवरुद्ध मल द्वारा मूत्राशय पर दबाव पड़ने से, ठीक है ना। अब जो देखिए मल का अगर अवरुद्ध है तो ये मल जो है, ये मल जो अवरुद्ध है ये आपके मूत्राशय पर दबाव पड़ने से जो है मूत्र नहीं निकल पाता, ठीक है। मूत्रमानीय संक्रमण, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई का फुल फॉर्म पूछेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यह मूत्रनाल का मूत्रमानीय संक्रमण अगर किसी भी प्रकार के होगा तो कुछ औषधियों के साइड इफेक्ट, कोई ऐसे दवाई लेने से मूत्र रुक जाता है। कम मात्रा में तरल लेना, अगर कम मात्रा में तरल लेते हैं तो इस कारण भी मूत्र जो है नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं निकलेगा। प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण आपके मूत्र मार्ग पर दबाव पड़ेगा। मूत्रीय तंत्र संबंधी शल्य क्रिया के बाद किसी भी यूरिनरी सिस्टम में सर्जरी हुआ है तो इसके कारण जो है रिटेंशन मूत्र का अवरोध हो जाएगा, समझ गए। तो ये सब जो है कारण बनता है मूत्रीय अवरोध का। देख लीजिए क्या क्या है, किसी भी प्रकार के मूत्रीय मार्ग में अवरोध होना, पेशीय तान का कम होना, ठीक है। अवरुद्ध मल जो मल रुका हुआ है उसके द्वारा मूत्राशय पर दबाव पड़ने से, ठीक है। मूत्रीय यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। मूत्रमानीय संक्रमण, कुछ औषधियों के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कम मात्रा में तरल लेना हो सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ना हो सकता है। मूत्रीय तंत्र संबंधी कोई सर्जरी हो सकता है। ये सब जो है कारण रिटेंशन होता है, ठीक है। चलिए
अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, मूत्र का असंयम किसे कहते हैं, इसके कारण, उपचार एवं बचाव का वर्णन करें। ठीक है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, मूत्र का असंयम, असंयम क्या होता है चलिए देख लेते हैं। यूरिन इनकॉन्टिनेंस, समझ गए। देखिए, इस स्थिति में मरीज मूत्र को मूत्राशय से निकलने से रोक नहीं पाता है। ठीक है, इनकॉन्टिनेंस मतलब असंयम, यानी मूत्राशय समवर्णी पेशियों की असमर्थता की मूत्रीय असंयम कहलाता है। ठीक है, पूर्ण असंयम कंप्लीट इनकॉन्टिनेंस में मूत्राशय पूरी तरह खाली हो जाता है तथा आंशिक असंयम में मूत्राशय पूर्ण रूप से खाली नहीं होता है, बल्कि बूंद बूंद जो है करके मूत्र टपकता रहता है एवं मरीज रोकने में असमर्थ होता है। ठीक है, देखिए, इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि असंयम, समझ गए ना। असंयम मतलब जो मूत्र करने का जो हमारा कंट्रोल है, उस मूत्र पर कंट्रोल नहीं हो पाना, ऑटोमेटिक जो है मूत्र विसर्जित होते रहना, मूत्र निकलते रहना। ठीक है, या तो मूत्र जो है आंशिक रूप से इनकॉन्टिनेंस होगा, समझ गए ना, असंयम होगा आंशिक रूप से होगा तो बूंद बूंद करके मूत्र निकलेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक निकलेगा, उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर कंप्लीट इनकॉन्टिनेंस है, पूर्ण रूप से असंयम है, तो उस कंडीशन में मूत्राशय बिल्कुल खाली हो जाता है, यानी डायरेक्ट जो है मूत्र लगातार निकल जाएगा और मूत्राशय बिल्कुल खाली हो जाता है, उस पर कंट्रोल आपका नहीं रहेगा। जो कि मूत्र पर कंट्रोल अगर नहीं होगा तो समझिए जहाँ होगा वहीं पे आपका मूत्र स्टार्ट होने लगेगा। तो इस कंडीशन में मूत्र पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। और एक कंट्रोल कहाँ से होता है, तो ये होता है मूत्राशय संवरणी पेशी जो होता है, यह पेशी जो होता है वहाँ से कंट्रोल होता है। और इनकॉन्टिनेंस में यही मूत्राशय संवरणी पेशियों का असमर्थता हो जाता है, जिसके कारण मूत्रीय असंयम होने लगता है। समझ गए ना। चलिए, किस पेशी का, मूत्राशय ब्लेडर संवरणी पेशियों, मूत्राशय संवरणी पेशी के असमर्थता के कारण मूत्रीय असंयम होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, कारण देखिए, कारण क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में वृद्धि होना। ठीक है ना, वृद्धावस्था, ओल्ड एज में व्यक्ति का जो है मूत्र जो है देखते होइएगा जो है बार बार मूत्र उसको जो है होता है, मूत्र पर कंट्रोल नहीं होता है, बिस्तर पर ही मूत्र कर देता है। ठीक है ना, बूंद बूंद उसका मूत्र टपकते रहता है। ठीक है ना, बेहोश की स्थिति में कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस होता है तो उसका जो है क्या होता है, उसको अपने आप पर कंट्रोल आता ही नहीं है, यानी उसका जो मूत्राशय जो मसल है, जो उसके मूत्राशय जो उसका पेशी है उस पर कंट्रोल नहीं होगा और उस कारण जो है अनकॉन्शियस वाला व्यक्ति जो है बेड पर ही पेशाब करने लगता है। ठीक है ना, गर्भ अवस्था, प्रेगनेंसी के दौरान जो है मूत्र पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन में भी जो है मूत्र जो है होने लगता है। ठीक है ना, उसके बाद अवरुद्ध मल, अब मल रुका हुआ है तो उसके कारण देखते होइएगा कि मल ज़्यादा रुकने से जो है मूत्र जो होता है निकल जाता है। ठीक है ना, तो ये जो कारण होता है, समझ गए। शरीर का पराक्षाघात मतलब पैरालाइज्ड, कोई व्यक्ति अगर पैरालाइज्ड है तो उस कंडीशन में भी जो है मूत्र पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। तंत्रिकीय अवस्थाएं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, कोई अगर तंत्रिकीय प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन में जो है आपका ये चीज़ हो सकता है। मूत्रमार्गीय संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यहाँ भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ठीक है, संवरणी पेशी की क्षति, संवरणी पेशी देखने लिए कि संवरणी पेशी में क्षति। ठीक है, और कमजोर व मूलाधारीय पेशी, कमजोर और मूलाधारीय पेशी, कमजोर पेशी होने से, क्योंकि बुढ़ापा में पेशी कमजोर हो जाता है तभी जाके बुढ़ापा में ज़्यादा जो है यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है। समझ गए। तो क्यों होता है आप लोग देख लिए, यहाँ पे देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। प्रोस्टेट के बढ़ जाना इसका कारण है वृद्धावस्था, बेहोशी स्थिति में, गर्भावस्था की स्थिति में, मल अवरुद्ध की स्थिति में, शरीर के पक्षाघात की स्थिति में, तंत्रिकीय अवस्थाएं की वृद्धि में स्थिति में, मूत्रीय मार्ग के संक्रमण में, संवरणी पेशी की क्षति में, कमजोर मूलाधार पेशी में, ये सब जो है आपका कारण बनता है यूरिन इनकॉन्टिनेंस का। समझ गए। उपचार और बचाव देख लीजिए यहाँ पे क्या इसका उपचार और बचाव है। ठीक है, मूलाधार की पेशियों को मजबूत प्रदान करने के लिए व्यायाम करवाएं। ठीक है, अब जो मूलाधार पेशी देखे हैं कमजोर हो जाना इसका कारण है, उसको मजबूती करने के लिए एक्सरसाइज करवाएं। ठीक है, मरीज के पास बेड पेन एवं यूरिनल तैयार रखें, मरीज के पास जो है बेड पेन और यूरिनल तैयार रखें ताकि जो है जब भी उसका यूरिन जो है बेड पर हो उसको तुरंत जो है इसका उपयोग कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मरीज को हर 2 घंटे में मूत्र त्याग करवाएं। ठीक है, मरीज को जो है हर 2 घंटे में क्या करें, मूत्र त्याग करवाएं ताकि उसका जो अब मूत्र जोर लगे तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा और उसका मूत्र बेड पर ही हो जाएगा, तो इसलिए हर एक 2 घंटे पर मूत्र त्याग करवाएं। ठीक है ना, मरीज को टॉयलेट ट्रेनिंग करवाएं, मरीज को जो है टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे करना है इसको करवाते रहें। ठीक है, नेक्स्ट है मरीज की नियमित रूप से मूलाधारीय देखभाल, पेरेनियल केयर करें। समझ गए। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, मरीज को मूत्र त्याग के लिए एकांत प्रदान करें, ठीक है। मरीज को उत्सर्जन संबंधित शिक्षा प्रदान करें, ठीक है। मरीज को पर्याप्त मात्रा में द्रव पदार्थ दें, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि मरीज को मल मूत्र उत्सर्जित करने में असमर्थ हो तो उन्हें चिकित्सक आदेशानुसार एनीमा या यूरिनरी कैथेटर डाल देना चाहिए, ठीक है ना। देखते होइएगा जो पेशेंट को यूरिन पास करने में दिक्कत होता है तो उससे जो है क्या होता है, या फिर जिसको अगर मूत्र पर असंयम होता है तो बेड पर बचने के लिए उसको जो है कैथेटर लगा दिया जाता है, ताकि जब भी उसको यूरिन मालूम दे और अपने आप पर कंट्रोल ना रख पाए तो जो है यूरिन उसको निकल कर कहाँ, इस कैथेटर बैग में ही चला जाए, ठीक है ना। मरीज के असंयम के कारण मूत्र त्याग बिस्तर पर भी हो सकता है, अतः मरीज की साफ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको 10 पॉइंट देखभाल उपचार में लिखना पड़ेगा मूत्र असंयम वाले पेशेंट के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक बार और देख लीजिए। उपाय और बचाव, मूलाधार पेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यायाम करवाएं। मरीज के आसपास पेड पेन और यूरिनल तैयार रखें। मरीज को 2 घंटे पर मूत्र त्याग करवाते रहें। मरीज को टॉयलेट ट्रेनिंग करवाएं। मरीज को नियमित रूप से मूलाधारीय देखभाल पेरिनियल केयर करते रहें। मरीज को मूत्र त्याग करने के लिए एकांत प्रदान करें। मरीज को उत्सर्जन संबंधित शिक्षा प्रदान करें। मरीज को पर्याप्त मात्रा में द्रव पदार्थ दें, ठीक है। मरीज जो मल मूत्र उत्सर्जित करने में असमर्थ हो उन्हें चिकित्सक आदेशानुसार एनीमा या यूरिनरी कैथेटर डाल देना चाहिए। मरीज को असंयम होने के कारण बेड पर भी मूत्र वो कर सकता है, इसलिए उसे साफ सफाई का ध्यान रखें। और यहाँ पे मेरा द इंड होता है, समझ गए, द इंड, समझ गए, द एंड हो गया। अब आप लोग इसको पढ़िए, ध्यान रखिए, ठीक है ना। यूरिन इनकॉन्सिस्टेंस का मतलब समझ गए कि जब व्यक्ति अपना मूत्र जब व्यक्ति को लगता है तो अपने मूत्र पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा और उस कंडीशन में जो है उसको मूत्र यूरिनरी इनकॉन्सिस्टेंस का प्रॉब्लम होगा। ये चीज़ें आंशिक भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है, ठीक है ना। पूर्ण होगा तो जब मूत्र लगेगा तो उसके मूत्र पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो टोटल के टोटल यूरिन ही निकल जाएगा, चाहे वो पैंट में ही या बेड पर ही क्यों नहीं हो जाए, ठीक है। अगर आंशिक होगा इनकॉन्सिस्टेंस तो बूंद बूंद करके निकलने लगेगा जब भी मूत्र मालूम देगा, तो समझ गए। तो यही आपका होता है मूत्र असंयम। ओके, चलिए धन्यवाद।